विदाई के समय मनीषा गाड़ी की ओर बढ़ रही थी। ताई भीगी पलकों के साथ ढेर सारी नसीहतें दे रही थी। मनीषा, अब तेरे लिए ससुराल ही तेरा अपना घर है। वहाँ सबका ख्याल रखना, सास ससुर की सेवा करना। कहते कहते उनकी रुलाई फूट पड़ी। निशा बड़ी मुश्किल से इतना भर कह पाई, अपना ख्याल रखना मनीषा। आगे माँ की जबान साथ न दे पाई और वह जीजी के कंधे का सहारा लेकर जोर जोर से रोने लगी। मनीषा और महेश गाड़ी में बैठ गए। दुल्हन के लिबास में लिपटी मनीषा की हालत पर महेश भावुक हो उठा। उसने धीरे से मनीषा का हाथ पकड़कर उसे हौसला देने का प्रयास किया। पति का स्पर्श पाकर मनीषा को कुछ राहत मिली, वरना उसे ऐसा लग रहा था कि उसके सारे परिचित पीछे छूट गए हैं। 1 घंटे में मनीषा अपने ससुराल की दहलीज पर खड़ी थी। महेश का परिवार उसके लिए अपरिचित न था। दूर की रिश्तेदारी के कारण अक्सर उनकी मुलाकातें हो जाया करती थी। ऐसे ही एक विवाह समारोह में महेश की माँ अनीता ने मनीषा को देखा था। उसका चुलबुलापन उन्हें बहुत अच्छा लगा। बिना समय गंवाए उन्होंने बात चलाई और 6 महीने के अंदर मनीषा उनकी बहू बनकर उनके घर आ गई। 2 दिन तक विवाह की रस्में पूरी होती रही। तीसरे दिन महेश व मनीषा हनीमून के लिए शिमला आ गए। दोनों बहुत खुश थे। महेश के प्यार में खोकर मनीषा मम्मी से बिछुड़ने का गम भूल सी गई। हनीमून के 2 दिन बेहद ही सुखद बीते। तीसरे दिन मनीषा को बुखार ने घेर लिया। अब महेश चिंतित था। मनीषा, तुम आराम करो, लगता है यहाँ के मौसम में आए बदलाव के चलते तुम्हें सर्दी लग गई है। मेरा बदन बहुत दुख रहा है महेश, तुम चिंता ना करो, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, एंटी कोल्ड दवाई से ही बुखार ठीक हो जाएगा। क्योंकि जब मुझे सर्दी बुखार होता था तो मम्मी मुझे यही दिया करती थी। मम्मी की बहुत याद आ रही है। मनीषा को बाहों में भरकर महेश बोला तो उसने सिर हिला दिया। तो इसमें कीमती आंसू बहाने की क्या ज़रूरत है, अभी मम्मी से बात कर लूँ। मनीषा की ओर मोबाइल बढ़ाते हुए महेश बोला, मुझे मम्मी से ढेर सारी बातें करनी हैं, अभी घर पर बहुत सारे मेहमान होंगे। पगली, बाकी बातें बाद में कर लेना, अभी तो अपना हाल चाल बता दो उन्हें। प्लीज़ उन्हें मेरी तबीयत के बारे में कुछ न बताना, वरना वे मुझे देखने यहीं आ जाएंगी। मैं मम्मी को अच्छे से जानती हूँ। मनीषा चहक कर बोली। मम्मी के बारे में बात कर वह अपना दुख दर्द भूल गई। महेश ने महसूस किया कि मनीषा सबसे ज़्यादा खुश मम्मी की बातों से होती है। अब मनीषा का दिल बहलाने के लिए वह बहुत देर तक मम्मी के बारे में बात करता रहा। हनीमून के दौरान पूरे 7 दिनों में मनीषा ने एक बार भी अपने ससुराल के बारे में कुछ नहीं पूछा। वह बस अपनी मम्मी की और सहेलियों की बातें करती रही। हनीमून से वापस लौटते हुए मनीषा बोली, महेश, मुझे यूपी कितने दिन रुकना होगा? तुम यह सब क्यों पूछ रही हो? अभी हमारी शादी को 10 दिन ही हुए हैं, जिसमें हम घर पर 3 दिन ही रहे हैं। कम से कम 2 हफ्ते तो रुक ही जाना। 2 हफ्ते तक घर में बहू बनकर रहना मेरे बस की बात नहीं है। मेरी मम्मी तुम्हें बहू नहीं बेटी की तरह रखेगी, तुम खुद देख लेना। बहुत अच्छी माँ है वह। तुम्हारी बहन को देखकर मुझे अंदाज़ा लग गया कि वह बेटी को किस तरह रखती है। मुंह बनाकर मनीषा बोली, हम यहाँ से चलकर 2 दिन यूपी रुकेंगे, उसके बाद दिल्ली चलेंगे तुम्हारे मम्मी पापा के पास। वहाँ से जब तुम चाहोगी तभी वापस आएंगे। न चाहते हुए भी मजबूरी में मनीषा ने महेश की यह बात मान ली। यूपी में महेश के परिवार वालों ने मनीषा की खूब खातिरदारी की। महेश को लगा वह मनीषा को कुछ दिन और यहाँ रोक लेगा, पर दूसरे दिन ही मनीषा ने अपने मन की बात कह डाली। महेश, हम कल दिल्ली चल रहे हैं ना? मैंने मम्मी को फ़ोन से बता दिया है। मनीषा बोली तो महेश चुप हो गया। उसने यह बात अभी तक अपने मम्मी पापा से नहीं कही थी। वह तुरंत पानी पीने के बहाने वहाँ से हटकर किचन में आ गया और धीरे से मम्मी से बोला, मम्मी, मनीषा कल अपने मायके जाना चाहती है, आपकी इजाज़त हो तो? ठीक ही तो कह रही है बहू, इतने दिन हो गए हैं उसे ससुराल आए हुए। इकलौती बेटी है वह अपने माँ बाप की। घर की याद आनी तो स्वाभाविक है बेटा। बेटे की दुविधा दूर करते हुए अनीता जी बोली। कमरे में महेश पहुंचा तो मनीषा बोली, आप मेरी बात अधूरी छोड़कर कहाँ चले गए थे? पानी पीने चला गया था। तुम पैकिंग में व्यस्त थी सो मैं खुद ही चला गया किचन तक। कल का प्रोग्राम पक्का है ना? बिल्कुल पक्का, महेश चहक कर बोला तो मनीषा ने राहत की सांस ली। मायके पहुंचकर मनीषा मम्मी से लिपट कर खूब रोई। निशा मनीषा को बड़ी देर तक सहलाती रही। कितनी दुबली हो गई हैं मम्मी आप?
मनीषा बोली। महेश माँ बेटी को छोड़कर अपने ससुर के पास आ गया। पापा, बेटी के बिना घर खाली खाली लग रहा होगा आपको। बेटी का असली घर तो उसकी ससुराल ही होता है बेटा, यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए। मनीषा अपनी माँ के लाड प्यार के कारण थोड़ी लापरवाह है, उसकी नादानियों को नज़रअंदाज कर दिया करना। आप चिंता न करें पापा जी, धीरे धीरे मनीषा मेरे परिवार के साथ घुल मिल जाएगी। एक ही दिन में महेश समझ गया कि इस घर में मनीषा के पापा की उपस्थिति केवल नाम लेने भर की है। घर के सारे अहम फैसले निशा के कहे अनुसार ही होते हैं। एक हफ्ता बीत गया। मनीषा का मन यूपी जाने का ना था। वह तो महेश के साथ सीधे मुंबई जाना चाहती थी, पर महेश से कहने का वह साहस न जुटा सकी। बेटी को विदा करते हुए निशा ने ढेरों हिदायतें दे डाली। महेश साथ खड़ा सब कुछ सुन रहा था, पर बोला कुछ नहीं। उसे ताजुब हो रहा था कि उसकी सास ने एक बार भी मनीषा को अपने सास ससुर की सेवा से संबंधित नसीहत न दी। चलते वक्त वह महेश से बोली, बेटा मनीषा का ख्याल रखना, मैंने ज़िंदगी की अमानत तुम्हें सौंप दी है। शादी के 3 हफ्तों में ही महेश को सब कुछ समझ में आने लगा था कि मम्मी के लाड प्यार के कारण मनीषा की परवरिश एक आम लड़की की तरह नहीं हुई थी। घूमना फिरना, मौज मस्ती करना और गपबाजी उसके खास शौक थे। घर के किसी काम में उसकी रुचि न थी। सामान्य शिष्टाचार में उसका विश्वास न था। छुट्टियां खत्म हुई तो महेश के साथ मनीषा भी मुंबई आ गई। महेश मनीषा से जितना सामंजस्य बिठाता, मनीषा अपनी हद आगे सरका देती। मनीषा की गुड मॉर्निंग मम्मी को फ़ोन से ही होती, और फिर तो बातों में मनीषा यह भी भूल जाती कि उसके पति को ऑफिस जाना है। महीने का टेलीफोन का बिल हज़ारों में आया तो महेश बोला, मनीषा मेरी आमदनी इतनी नहीं है कि मैं 5,000 रुपया टेलीफोन के बिल पर खर्च कर सकूं। हमें अपनी ज़रूरतें सीमित करनी होगी। महेश, आपके पास रुपए की कमी है तो मैं मम्मी से मांग लेती हूँ। मेरे एक फ़ोन पर वह तुरंत रुपए आपके खाते में ट्रांसफ़र करवा देंगी। शादी के बाद बेटी को माँ पर नहीं पति पर आश्रित रहना चाहिए। मैं अपनी मम्मी पापा की इकलौती संतान हूँ, मनीषा बोली। उनका सब कुछ मेरा ही तो है। पता नहीं किस ज़माने की बात कर रहे हो तुम। छोटी छोटी चीज़ों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना ठीक नहीं होता। मम्मी दूसरी नहीं, मेरी अपनी है। यही बातें तुम्हें मेरे लिए भी सोचनी चाहिए। मेरे माँ बाप का मुझ पर भी हक है और उनके प्रति कुछ मेरा फ़र्ज़ भी है। पहली बार अपने परिवार की पैरवी की महेश ने। दूसरे दिन महेश के ऑफिस जानते ही मनीषा ने सारी बातें अपनी मम्मी को बताई तो वह बोली, ठीक किया तूने मनीषा, तुम्हारी ससुराल में जरा सी भी दिलचस्पी महेश को उनकी ओर मोड़ देगी। तुम्हें अपना भला देखना है कि ससुराल का। शादी की बात पहली होली पर महेश ने मनीषा से घर चलने का आग्रह किया तो वह तुनक गई। होली का त्यौहार मुझे अच्छा नहीं लगता, रंगों से मुझे एलर्जी होती है। बड़ों की भावनाओं का सम्मान करना ज़रूरी होता है मनीषा। मेरी खातिर तुम यूपी चलो ना, वहाँ सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। महेश दुविधा में था कि क्या करें, क्योंकि मनीषा ससुराल जाने के लिए तैयार ना थी। तभी महेश के दिमाग में एक आइडिया आया और वह बोला, मनीषा चलो दिल्ली चलते हैं। दिल्ली का नाम सुनते ही मनीषा तैयार हो। होली से 2 दिन पहले वे दिल्ली पहुंच गए। निशा बेटी दामाद को देखकर फूली ना समाई। बेटी को होली पर मायके देखकर मनीषा के पापा पहली बार बोले, मनीषा इस समय तुम्हें मायके के बजाय अपनी ससुराल में होना चाहिए था। यह तुम्हारी ससुराल की पहली होली, क्या फ़र्क पड़ता है मनीषा यहाँ रहे या ससुराल में? फ़र्क हमें नहीं, हमारे समधी जी को पड़ेगा, जिनका बेटा होली के दिन अपनी ससुराल में पत्नी के साथ। बस बस रहने दो, तुम्हें कुछ पता है रिश्ते नातों के बारे में? मैं ना होती तो? आप दोनों हमें लेकर आपस में उलझ रहे हैं। मनीषा यहाँ रह लेगी, और चूँकि मेरा यहाँ रुकना ठीक नहीं है इसलिए मैं यूपी चला जाता हूँ। मनीषा के सामने अब कोई रास्ता ना था। मजबूर होकर उसे भी महेश के साथ यूपी आना पड़ा। होली पर गुलाल के रंग मनीषा के सुंदर चेहरे पर बहुत फब रहे थे। खुशी का असली रंग उसके चेहरे से नदारद था। अनीता से बहू की उदासी छिपी ना थी। वह सब कुछ देखकर भी चुप थी। इस अवसर पर उसे कोई नसीहत देना उसके दुख को क्रोध में बदलना था। बस एक बार अनीता ने कहा, मनीषा कितना अच्छा लगता है जब तुम और महेश यहाँ होते हो। अनीता की बात सुनकर मनीषा चुप रही। रात को महेश ने पूछा, मनीषा तुम्हारा मन कुछ दिन ससुराल में रहने का हो तो मैं अपनी छुट्टी आगे बढ़ा लेता हूँ।
अनीता के शब्दों की खींच पर महेश पर उतारते हुए बोली, 3 दिन में आपका मन नहीं भरा अपने लोगों के साथ रहकर? अपनापन तो मन में होता है मनीषा। मुझे तो तुमसे जुड़े सभी लोग अपने लगते हैं। मुझे तुम्हारी फिलॉसफी नहीं सुननी और यहाँ रुकना मेरे बस की बात नहीं है। मनीषा का 2 टूक जवाब सुनकर भी महेश हंस दिया और बोला, सॉरी डार्लिंग, हम कल सुबह ही यहाँ से चल पड़ेंगे। मुंबई वापस लौटकर मनीषा ने राहत की सांस ली और ससुराल में घटी सब बातों की जानकारी अपनी मम्मी को दे दी। अक्सर मनीषा और महेश शाम को घर से बाहर ही खाना खाते, क्योंकि मनीषा को खाना पकाना नहीं आता था और वह सीखने का प्रयास भी नहीं करती। कभी वह जिद करके मनीषा से कुछ बनाने को कहता तो गैस के चूल्हे जलने के साथ मनीषा का मोबाइल कान से लग जाता। हाँ मम्मी बताओ, पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है? इस तरह मम्मी से पूरी रेसिपी सुनकर जितना फ़ोन का बिल बढ़ता, उससे कम पैसे में होटल से लजीज खाना मंगाया जा सकता था। सो महेश ने फरमाइश करनी ही छोड़ दी। इधर महेश ने महसूस किया कि मनीषा उससे उलझने का कोई ना कोई बहाना ढूंढती रहती है। कल की ही बात है, मनीषा को शोरूम में घड़ी बहुत पसंद आई। उसने महेश से घड़ी लेने का आग्रह किया। महेश देखो कितनी सुंदर घड़ी है। मनीषा, तुम्हारे पास पहले ही कई घड़ियां हैं, उनमें से कुछ तो तुमने आज तक पहनी भी नहीं है, और घड़ी लेकर क्या करोगी? वे घड़ियां मुझे पसंद नहीं, मुझे तो यही चाहिए, मनीषा जिद करते हुए बोली। इतनी देर में महेश काउंटर से हटकर अलग खड़ा हो गया। मनीषा महेश की ओर बढ़ी तो वह दुकान से बाहर आ गया। गुस्से से भरी मनीषा महेश के साथ घर तो आ गई, पर घर में घुसते ही वह फट पड़ी। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई दुकान में मेरी बेइज्जती करने की? मेरा ऐसा कोई इरादा ना था, मैं तो बस दुकान में उपहास का पात्र नहीं बनना चाहता था। आज तक मेरी मम्मी ने कभी मेरी किसी इच्छा से इनकार नहीं किया। मैं जैसे चाहूँ खाऊं पीऊँ, खरीदारी करूँ या घूमूं फिरूँ। मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता था मनीषा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मेरी जेब में उस वक्त उतने रुपए नहीं थे, क्रेडिट कार्ड तो था। पहली बार मैंने तुम्हारे सामने अपनी इच्छा रखी और तुमने मेरी बेइज्जती की। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। तुम्हारा मेरे प्रति यही नज़रिया रहा तो देख लेना, मैं यहीं इस घर में आत्महत्या कर लूँगी। आत्महत्या तुम्हें नहीं मुझे करनी चाहिए, जिसने अपनी इतनी प्यारी पत्नी का दिल दुखाया। चलो मैं भी तुम्हारे लिए घड़ी ले आता हूँ। अब मुझे घड़ी नहीं चाहिए। जिस चीज़ के लिए एक बार ना हो जाए उसे मैं कभी हाथ भी नहीं लगाती। कहते हुए मनीषा मुंह फुलाकर सो गई। उसने खाना भी नहीं खाया तो महेश को भी भूखा सोना पड़ा। अगले दिन महेश के ऑफिस जाते ही मनीषा ने मम्मी को कल की पूरी घटना सुना दी। सुनकर निशा को बहुत गुस्सा आया और वह बोली, यह तो महेश ने अच्छा नहीं किया मनीषा। उसकी हिम्मत तो देखो कि अपनी पत्नी की छोटी सी इच्छा पूरी ना कर सका। मुझे इस बात का दुख हुआ मम्मी। ऐसे मौक़ों पर तुम कमज़ोर ना पड़ना। आखिर वह इतनी तनख्वाह का करता क्या है? कहीं सारे रुपए घर तो नहीं भेज देता? मैंने कभी नहीं पूछा मम्मी। महेश की हर हरकत पर नज़र रखना। तुम अभी कमज़ोर पड़ गई तो फिर कभी पति पर राज नहीं कर सकोगी। मम्मी के कहे अनुसार मनीषा ने महेश की गतिविधियों पर नज़र रखनी शुरू कर दी, पर ऐसा कुछ हाथ ना लगा जिसे लेकर महेश पर हावी हुआ जा सके। मनीषा ने महसूस किया कि महेश कुछ दिनों से खोया खोया सा रहता है। पत्नी की इच्छा के खिलाफ उसने कभी माँ बाप से मिलने की इच्छा जाहिर नहीं की। उसे यकीन था उसका प्यार और धैर्य एक दिन मनीषा को बदल देगा। लेकिन 1 साल गुजर गया पर मनीषा के व्यवहार में कोई फर्क न था। अपनी सास से वह महेश के अनुरोध पर 10-15 दिनों में 1 मिनट के लिए बात कर लेती। हाँ, अपनी मम्मी से सुबह शाम नियम से बात करना वह कभी ना भूलती। एक दिन महेश ने मनीष को बताया कि उसके ऑफिस का माहौल कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यह हाल रहा तो एक दिन वापस घर जाना पड़ेगा। यह सुनकर मनीषा अंदर ही अंदर काँप गई कि कैसे रहेगी वह सास ससुर ननंद देवर के बीच। सुबह शाम खाना बनाना और घर की देखभाल करना उसके बूते की बात न थी। अब भी वह कई बार 9 बजे सोकर उठती है। महेश कभी विरोध न करता, चुपचाप चाय पीकर ऑफिस चला जाता। महेश की कही बात मनीषा ने तुरंत अपनी मम्मी को बताई। यह तो बड़ी बुरी खबर है मनीषा। मम्मी, मैं तो महेश के साथ दिल्ली आ जाऊंगी। महेश ना माना तो इसके लिए आप कोई उपाय करो ना मम्मी। अच्छा सोच कर बताती हूँ, कहकर निशा ने फ़ोन रख दिया। शाम को महेश के आने से पहले निशा ने मनीषा को फ़ोन किया।
मनीषा, तुम्हारी बातों ने मुझे बड़ा विचलित किया है। ससुराल में कैसे रहोगी जीवन भर? मैं एक तांत्रिक को जानती हूँ, उसके पास हर समस्या का उपाय है। वह हमारी समस्या चुटकियों में हल कर देंगे। यह ठीक है मम्मी, कल सुबह बात करूँगी, कहकर मनीषा आश्वस्त हो गई। अगले दिन दोपहर को मनीषा के पास उसकी माँ का फ़ोन आया। बेटी, घबराने की कोई बात नहीं है। बाबा ने यकीन दिलाया है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने महेश को पहनने के लिए एक अंगूठी दी है। मैंने कुरियर से उसे तुम्हारे पास भेज दिया है। तुम उसे महेश को ज़रूर पहना देना। 2 दिन में अंगूठी मनीषा के पास पहुंच गई। अंगूठी सोने की थी। मनीषा ने वह बड़े प्यार से महेश की उंगली में पहना दी। महेश ने प्रश्नवाचक दृष्टि से मनीषा को देखा। मम्मी ने भेजी है तुम्हारे लिए। मेरे पास तो अंगूठियाँ हैं। ये स्पेशल है, बड़े सिद्ध बाबा ने दी है। इससे तुम्हारे ऑफिस के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अच्छा, कहकर महेश ने बड़ी श्रद्धा से अंगूठी को आंखों से छुआ लिया। मनीषा आश्वस्त हो गई। महेश के साथ हुई पूरी बात मनीषा ने मम्मी को बताई। निशा बहुत खुश थी कि बाबा की अंगूठी वास्तव में चमत्कारी थी। वह बोली, बेटी, तांत्रिक बाबा ने एक छोटा सा अनुष्ठान करवाने के लिए कहा है। तुम्हें 15 दिन के लिए मायके आना होगा। मैंने सारा प्रबंध कर लिया है। तुम इस बारे में महेश से बात करना, इससे उसका काम फिर से चल पड़ेगा। शाम को मनीषा ने महेश को मम्मी से हुई पूरी बात बता दी और उससे मायके जाने की अनुमति ले ली। महेश स्वयं उसे दिल्ली छोड़कर मुंबई आ गया। निशा का हर पत्ता सही पड़ रहा था। माँ बेटी नियम से बाबा के पास जाती और घंटों अनुष्ठान में लगी रहती। इन 12 दिनों में बाबा ने अनुष्ठान के नाम पर हज़ारों रुपए ठग लिए। आखिर वह दिन आ पहुंचा जिसका माँ बेटी को इंतज़ार था। तांत्रिक बोला, बेटी को अनुष्ठान का पूरा लाभ चाहिए तो अंतिम आहुति उसी व्यक्ति से डलवानी होगी जिसके लिए यह अनुष्ठान किया जा रहा है। आप अपने दामाद को तुरंत बुला लीजिए। ध्यान रहे, इस अनुष्ठान की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए। निशा और मनीषा ने एक दूसरे को देखा और घर की ओर चल पड़ी। मनीषा ने खामोशी तोड़ी। मम्मी, अब क्या होगा? होना क्या है? अनुष्ठान के कारण महेश का मन पहले ही काफ़ी बदल गया है। तुमने देखा है, वह तुम्हारी किसी बात का विरोध नहीं करता। मुझे यकीन है वह तुम्हारी यह बात तुरंत मान लेगा। तुम फ़ोन करो तो सही। बाबा का ध्यान करके मनीषा ने महेश को फ़ोन मिलाया। कैसी हो मनीषा? कब आ रही हो? जब तुम लेने आ जाओ तब ठीक है। आज ही चल देता हूँ तुमसे मिलने। आज नहीं, 2 दिन बाद। क्यों, कोई ख़ास बात है क्या? यही समझ लो, मैं जिस काम मायके आई थी वह 2 दिन बाद ख़त्म हो जाएगा और उससे तुम्हारा आना ज़रूरी है। आओगे ना? जैसी तुम्हारी आज्ञा। हम तो हुजूर के गुलाम हैं, पर एक शर्त है कि यह बात तुम्हारे और मेरे सिवा किसी को मालूम नहीं होनी चाहिए, वरना अनुष्ठान का प्रभाव ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, मेरे तुम्हारे अलावा मम्मी भी जी तो यही बात जानती हैं। मम्मी हम दोनों से अलग थोड़ी ही हैं। सच पूछो तो हमारी भलाई उनके अलावा कोई सोच ही नहीं सकता। इस अनुष्ठान में तुम्हें यकीन है कि हम सुखी हो जाएंगे? 100%। मम्मी ने हमारी खुशी के लिए क्या कुछ नहीं किया है। दिन रात एक करके ऐसे सिद्ध बाबा से अनुष्ठान करवाया है। तुम आ रहे हो ना? मनीषा, मैं ठीक समय पर घर पहुंच जाऊंगा। अरे बाबा, घर नहीं, तुम्हारे लिए मम्मी होटल में कमरा बुक करा देंगी। ऐसा क्यों? बहुत भोले हो तुम। घर पर पापा भी तो हैं, उन्हें तुम्हारे आने से सब कुछ पता चल जाएगा, जबकि यह बात सबसे छिपा कर करनी है। ओह, आई एम सॉरी, कहकर महेश ने फ़ोन रख दिया। मनीषा ने जैसे समझाया था उसी तरह अंतिम आहुति देने के लिए महेश दिल्ली पहुंच गया। मनीषा उसके स्वागत में एयरपोर्ट पर खड़ी थी। वह महेश को लेकर सीधा होटल आ गई और महेश से लिपट कर बोली, यह 15 दिन मुझे कितने लंबे महसूस हुए जानते हो? तुम्हें ही क्यों, मुझे भी तो ऐसा ही एहसास हुआ, पर मजबूरी थी। तुम्हारी खुशी जो थी इसमें, मेरी नहीं हमारी। आज के बाद हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। चलो, कहाँ चलना है? महेश चलने को तैयार हुआ। दरवाजे पर आकर वह मनीषा से बोला, मन्नू, मैं अपना पर्स तो अंदर ही भूल गया, तुम नीचे चलो, मैं उसे लेकर आता हूँ। मनीषा होटल के मुख्य गेट पर आ गई। पापा की गाड़ी उसके पास थी। महेश आकर गाड़ी में बैठ गया। उधर निशा बाबा की विदाई की तैयारी में व्यस्त थी।
अंतिम आहुति के साथ उसे बाबा को वस्त्र, धन और फल फूल देने थे। निशा ने कपड़े तो पहले ही खरीद लिए थे। ताजे फल खरीदने के लिए वह फल की दुकान पर खड़ी थी। मनीषा ने गाड़ी एक किनारे पार्क की और मम्मी की ओर बढ़ गई। फल खरीदकर मनीषा व निशा ज्यों ही दुकान के बाहर निकले, सामने पापा के साथ महेश के मम्मी पापा को देखकर वे दंग रह गए। निशा को काटो तो खून नहीं, वह अचकचाकर बोली, आप यहाँ क्यों? हम लोगों का यहाँ आना आपको अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। असल में एक ज़रूरी काम से हमें जाना है। आप घर चलिए। मनीषा, मेरी मम्मी को ज़रूरी काम नहीं बताओगी? मनीषा चुप रही तो महेश ही बोला, मैं बताता हूँ पूरी बात मम्मी जी। बेटी की मोह में अंधी होकर क्या कर रही हैं यह इनको खुद को नहीं पता। महेश, मनीषा चीखी, मर गया तुम्हारा महेश। तुम लोगों की पोल यही खोल दूँ या तुम्हारे घर जाकर सब कुछ बताऊँ? यह क्या कह रहे हो महेश तुम? क्या हुआ बेटा? मनीषा के पापा ने पूछा। यह आप अपनी पत्नी और बेटी से पूछिए भाई साहब, जो रात दिन मेरे घर को बर्बाद करने की साजिश रचते रहें। अनीता बोली, बहन जी मेरी इज्जत का कुछ तो लिहाज कीजिए, घर चलकर बात करते हैं। मनीषा के पापा हाथ जोड़कर बोले। अनीता एक नेक इंसान की बात टाल न सकी। घर आकर उन्होंने पूछा, माजरा क्या है निशा? ये क्या बताएंगी? मैं आपको बताती हूँ, अनीता बोली। शादी के दिन से ही आपकी बेटी ससुराल में नहीं रहना चाहती थी। वह अपनी हर इच्छा महेश पर लादती रही और उसके मना करने पर आत्महत्या की धमकी देती। बेचारा महेश क्या करता, चुपचाप सब कुछ सहन करता। यह हर बात अपनी मम्मी को बताती और आपकी पत्नी अपनी बेटी मनीषा को उल्टी शिक्षा देती ताकि बेटी को ससुराल में रहकर कुछ करना ना पड़े। यह सच नहीं है, निशा बोली। तो आप ही बता दीजिए सच क्या है? महेश तीखे स्वर में बोला, मेरे बेटे को वश में करने के लिए ये माँ बेटी किसी बाबा के अनुष्ठान करवा रही हैं। विश्वास ना हो तो खुद चलकर देख लीजिए, हम स्वयं उस बाबा से मिलकर आ रहे हैं। अनीता बोली, क्या यह सच है? पापा ने पूछा। यह क्या जवाब देंगी? इसने तो एक पल को भी अपनी ससुराल को अपना घर नहीं समझा। इसमें इसका भी क्या दोष? इसे अपनी माँ से शिक्षा ही ऐसी मिली। अब अपनी बेटी को आप अपने पास ही रखिए। इससे ना इसे तकलीफ होगी ना इसकी मम्मी को। मेरे बेटे को भी इनकी जातियों से मुक्ति मिल जाएगी। इस एक साल में हमारे बेटे ने क्या कुछ ना सहा, क्या सुख मिला इसे। शादी का ससुराल के नाम से ही चिढ़ है मनीषा को। बेचारा छिपा कर सब बातें अपनी माँ को बताता रहा। मेरे समझाने पर उसने मनीषा की हर नाजायज बात स्वीकार कर ली। मुझे उम्मीद थी कि मनीषा को एक दिन अपनी गलती का एहसास जरूर होगा, पर वह दिन देखना शायद हम लोगों की किस्मत में नहीं था। हम जा रहे हैं, आप अपनी बेटी को अपने पास रखिए। अगर हम इसकी हरकतों से तंग आकर इसे वापस मायके भेजते तो किसी को हमारी बात पर यकीन ना होता, सब हमें ही दोषी ठहराते। आज सब कुछ आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, महेश के पापा बोले। अनीता पति व बेटों के साथ जाने लगी तो मनीषा के पापा ने उनके पैर पकड़ लिए। भाई साहब, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। निशा ने आपको घर का मुखिया समझा ही कब? पहले ये खुद मनमानी करती रही, अब वही सब बेटी के साथ दोहरा रही है। महेश उनसे हाथ जोड़कर बोला, पापा जी, ससुराल में मनीषा को रहना है, इसमें आप और हम क्या कर सकते हैं। मम्मी की सहब पर मनीषा ने कभी आपको पिता होने का ओहदा ना दिया। जो लड़की पिता को कुछ ना समझे वह ससुर को क्या समझेगी। अभी हम जा रहे हैं, बाकी निर्णय तो मनीषा को लेना है। महेश अपने मम्मी पापा के साथ वापस चला गया। ससुराल वालों से जलील होकर मनीषा बड़ी आहत थी। निशा की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। महेश अपने मम्मी पापा के साथ मिलकर ऐसा खेल खेलेगा, इसकी मनीषा व निशा को रत्ती भर भी उम्मीद न थी। अपने घर में अपने ही कर्मों से निशा बुरी तरह लज्जित हो गई। पति के सामने उसकी हरकतों का कच्चा चिट्ठा दामाद ने खोल दिया। उनके जाते ही अशोक बोले, तुम माँ बेटी की हरकतों ने आज मेरी इज्जत सरेआम उछाल दी। जो कोई भी सुनेगा थूकेगा तुम दोनों पर। कितनी ऊंची हरकत की है तुम दोनों ने। आज पहली बार अशोक की बातों का निशा ने पलटकर जवाब न दिया। दामाद को अपनी ओर करने के चक्कर में वह खुद एकदम अकेली पड़ गई। निशा को गुमसुम देखकर मनीषा बोली, मम्मी, जो होना था सो हो गया। शायद मेरे भाग्य में यही लिखा था। अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हारे ससुराल के रास्ते मैंने ही अपने हाथों बंद किए हैं बेटी, उन्हें खुलना मेरा ही फ़र्ज़ है, कहकर निशा अपनी ननद को फ़ोन मिलाया और सारी बातें
ज्यों की त्यों उन्हें बता दी। प्रीति ने भाभी की कही बातें सुनी तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसने ही मनीषा का रिश्ता अपनी ससुराल की दूर के रिश्ते में तय करवाया था। भाभी तुम चिंता मत करो, मैं महेश से बात करूंगी, प्रीति बोली। प्रीति मुझे माफ़ कर दो, यह बात लोग सुनेंगे तो कहेंगे कि दवा ने मेरी नासमझी को मेरे ही घर में सबूत सहित सबको दिखा दिया। भाभी मनीषा को तुमने लापरवाह बनाया है तो सुधारना भी तुम्हें ही होगा। मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस मनीषा को इस बदनामी से बचा लूँ। तुम उसे इस बार महेश के पास नहीं सास के पास लेकर चलो, मैं भी वहीं पहुँच रही हूँ। निशा के पहुँचने से पहले प्रीति अनीता के पास पहुँच चुकी थी। अनीता, मनीषा मक्कार नहीं बल्कि भटकी हुई है। निशा के लाड़ प्यार ने आज उसे इस स्थिति पर ला दिया है। यह 2 जिंदगियों का सवाल है। प्रीति के समझाने का अनीता पर कुछ प्रभाव पड़ा। वह प्रीति का आग्रह टाल ना सकी। बहन जी, मैं वादा करती हूँ कि आपके परिवार के बीच कभी कोई अड़चन नहीं डालूंगी, निशा सिर झुकाकर बोली। तभी मनीषा बोल पड़ी, मम्मी जी मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, प्लीज़ मुझे यही रहने दीजिए। मनीषा बोली, यह घर तुम्हारा ही था बेटी, पर तुमने इसे कभी अपना समझा ही नहीं। केवल पति तक ही सीमित होकर रह गई थी तुम और तुम्हारी भावनाएं, और भावनाओं शर्तों पर नहीं जगाई जा सकती। भूल मुझसे हुई है तो प्रायश्चित भी मैं ही करूँगी। 6 महीने आपके साथ रहकर अपने को एक अच्छी बहू साबित करके दिखा दूंगी। मम्मी जी मुझे एक मौका दे दीजिए प्लीज़। अनीता ने निशा और मनीषा को माफ़ कर दिया। भारी मन से निशा ने मनीषा से विदा ली। चलते समय वह बेटी को नसीहत दे रही थी, मनीषा अपने व्यवहार से सबको खुश रखना, सास ससुर की सेवा करना। आगे वह कुछ ना कह सकी। सही माने में सच्ची विदाई तो मनीषा की आज हुई थी। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। मिलते हैं अगली नई कहानी से। धन्यवाद दोस्तों।